हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका। टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 जिसकी थीम है नए साम्राज्य और राज्य के पार्ट 2 को करेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने गुप्त काल के बारे में जाना था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्कंदगुप्त के समय 2 बार लगातार हुणों ने आक्रमण किया। इनके बाद जो भी शासक आए वे इतने शक्तिशाली नहीं थे और जिसकी वजह से धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन होना आरंभ हो गया। गुप्त काल के बाद भारत जो है वो 2 पार्टों में कार्य कर रहा था, उत्तर में अलग, दक्षिण में अलग। उत्तर में वर्धन वंश शासन कर रहे थे और दक्षिण में पल्लव तथा चालुक्य। आइए अब हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र को जानेंगे, जो हमारा टॉपिक है। देखिए, ये वर्धन वंश के ही एक राजा हैं, वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, जिनकी संस्थापक पुष्यभूति हैं। एक राजा हर्षवर्धन थे। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। हर्षवर्धन की वंशावली के साथ साथ उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग, जो कि हर्ष के दरबार में रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके दरबारी कवि का नाम, पुस्तक का नाम और चीनी तीर्थयात्री का नाम, जो कि हर्ष के दरबार में थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। थानेसर जो कि हरियाणा में है। आइए थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह टॉपिक इंडिया जीके के साथ साथ हरियाणा जीके के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है थानेसर, ये है कन्नौज, यहाँ है मालवा एमपी में, और ये है बंगाल। थानेसर में राजा थे महत्वपूर्ण शासक जो थे प्रभाकर, प्रभाकर के बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक बेटी थी राज्यश्री। वे राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा के साथ करते हैं, जिनका नाम है ग्रहवर्मन, जो कि मोखरी वंश के शासक थे। थानेसर में प्रभाकर के समय एक विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए वे अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजते हैं। राज्यवर्धन जब विद्रोह को दबा कर आता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तो अब थानेसर के राजा बनते हैं राज्यवर्धन। यहाँ मालवा के राजा कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को मार देते हैं और उनकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बनाकर मालवा ले आते हैं। राज्यश्री, जो कि प्रभाकर की बहन, अपनी बहन को आज़ाद कराने के लिए, अपने बहनोई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे मालवा पर आक्रमण करते हैं, जहां वे राज्यवर्धन मालवा के राजा देवगुप्त को मार देते हैं। यहाँ देवगुप्त की मृत्यु हो गई। यहाँ देवगुप्त के एक मित्र हैं शशांक, जो कि बंगाल के शासक हैं। वे शशांक यहाँ का राजा था, जो राज्यवर्धन को धोखे से मार देता है। राज्यवर्धन के बाद अब हर्षवर्धन, जो कि उसका छोटा भाई था, वह गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठता है, बोलता है कि वह शशांक से अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला जरूर लेगा। जब वह मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक पर आक्रमण करता है तो क्या होता है, शशांक उससे हार जाता है और वह अपनी बहन को, जो राज्यश्री है, उसको कन्नौज की गद्दी पर बैठाता है, पर इनडायरेक्ट वे से वो कार्य वहाँ करता है। हमें बताया जाता है कि रजिया सुल्तान पहली शासिका थी, पर उससे पहले कन्नौज में राज्यश्री गद्दी पर बैठ चुकी थी। नेक्स्ट आता है, अब देखिए, यहाँ हर्षवर्धन राज कर रहे हैं कन्नौज पर भी इनडायरेक्ट रूप से। ये भी उनके राज्य का हिस्सा है, अब ये भी उनके राज्य का हिस्सा है। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया।
ऐसे बोलते हैं कि पूर्व में जितनी सफलता उन्हें मिली उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वे दक्षिण की ओर नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन की जितनी ताकत तलवार में थी उतनी ही ताकत कलम में थी। उनकी 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन के बारे में हमें बाणभट्ट की हर्षचरित्र, कल्हण की राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है, तथा ऐहोल अभिलेख से इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आता है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। आइए इनकी प्रशस्तियों के बारे में भी जानेंगे। पल्लव तथा चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक ये शासन कर रहे थे। और चालुक्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के एरिया में शासन कर रहे थे। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं कहाँ ये स्थित है। देखिए यहाँ है चालुक्य और इनकी राजधानी ऐहोल, यहाँ है पल्लव और ये है इनकी राजधानी कांचीपुरम। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह व्यापारिक केंद्र थी, धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बना जहाँ कई मंदिर थे। धार्मिक केंद्र हैं तो मंदिर की वजह से ही बनेंगे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि वे समृद्ध शहर थे, विकसित काफी थे राजधानियां, इसलिए वे लोग उनको निशाना बनाते थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है कि ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य नरेश थे। दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से उनके बारे में पता चलता है। प्रशस्ति में उनकी 4 पीढ़ियों तथा ये पता चलता है कि उन्हें अपना राज्य अपने चाचा से मिला था। देखिए अभी तक हमने 3 दरबारी कवि पढ़े हैं इस लेसन में। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रवि कीर्ति जो अपने राजा के बखान में कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, देखिए कैसे लिखा है। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष उसका नाम कि अब वह खुश नहीं रहा, आनंद में नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। दोनों लड़ाई करते रहते थे, चालुक्य और पल्लव। तो क्या हुआ? अब क्या होता है, पल्लवों को हराकर चोल तथा चालुक्य को हटाकर राष्ट्रकूट आ गए थे। तथा हर्षवर्धन का जो एरिया था, अब वहां पर जब हर्षवर्धन ने काफी लंबे समय तक शासन किया, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार तथा पाल वहां शासन करने लगे थे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, देखिए कैसे वहां की व्यवस्था थी। भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण, लैंड जो टैक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी। कुछ नीतियां अपनाई गई थी कार्य करने के लिए। आइए उनके बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे। अनुवांशिक कैसे? बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। नेक्स्ट आता है कि एक ही व्यक्ति को कई पदों पर कार्य करना होता था। जैसे हरिसेन ही है, वो महादंड नायक के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री रहे। नेक्स्ट आता है कि कुछ स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता, मुख्य शिल्पकार तथा अन्य लिपियों के प्रधान जैसे लोग कुछ मुख्य व्यक्ति प्रशासन चलाते थे। इस तरह की कुछ नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। क्योंकि अनुवांशिक था तो उन्हें पता चल जाता था कि ये राजा कितना वीक है, कितना स्ट्रोंग है। वीक देखते तो अपना राज्य स्थापित कर लेते थे।
एक नए प्रकार की सेना। देखिए सेना क्या होती है, सेना में क्या रखते हैं राजा, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही। पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक थे जिन्हें राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करनी होती थी। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, कुछ को भूमि दान दिया जाता था। भूमि से ही वे टैक्स लेते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। भूमि से टैक्स लेंगे क्योंकि वेतन तो मिल नहीं रहा। तो इस प्रकार इस तरह के जो व्यक्ति थे ना उन्हें सामंत कहते थे, जो कि टैक्स लेते थे भूमि से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सामंत किन्हें कहा जाता है। जहां कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभा उर नगरम। अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये वाले क्वेश्चन सब बच्चे याद कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सभा किसे कहते हैं, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा कार्य करती थी। और ये कार्य क्या करती थी, सिंचाई का, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, ये वहां के काम करते थे। सभा उर। नगरम क्या था, व्यापारियों के एक संगठन का नाम। ये काफी इंपॉर्टेंट है सभी। सभा उर नगरम। उस जमाने में आम लोग, देखिए हमने सेनाओं के बारे में जाना, सभा के बारे में जाना, अब आम लोगों के बारे में जानेंगे। आम लोग नाटकों से पता चलता है। कालिदास जो आपने अभिज्ञान शकुंतलम, उनका एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें उन्होंने दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी बताई है। इन्होंने अपने नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत भाषा में बोलते हुए दिखाए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उनका प्रसिद्ध जो नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। मछुआरे को अंगूठी मिली, ये इनकी रचना है। फिर आता है चीनी तीर्थयात्री फासियन, वो भी दरबार में जो देखता है, आसपास में होता देखता है, उनके बारे में अपनी रचनाओं में लिखता है। नेक्स्ट आता है बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण। राजा की सेना में क्या होंगे, ऊंट, हाथी, वो सब चीजें चलते थे। उनके साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए लोग चलते थे। अब राजा की जो सेना है जिस गांव से निकलती थी वे गांव वाले लोग उनका सत्कार करते थे, दही, गुड़ तथा फूलों के उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि उनकी शिकायतें, कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। हाथी ऐसा विध्वंस मचा के जाते थे जो गांव से निकलते थे कि उन गांव की झोपड़ियां, गांव के लोगों की जो झोपड़ियां हैं उनको पूरी तरह से कुचल डालते थे। तो बाणभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ये उनकी सेना जब आगे आगे चलती थी तो उसका पीछे जो विध्वंस मचाती थी उनके बारे में लिखा है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में किसने लिखा है। हमारा लेसन समाप्त होता है। हमने इस लेसन में गुप्त वंश को जाना, हर्षवर्धन को और पल्लव तथा चालुक्यों के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।